एवरीवन वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर। और आज हम लोग देखेंगे साहिबगंज चौकीदार भर्ती परीक्षा जो कि 19 जनवरी को होने वाली है। तो उसी से संबंधित साहिबगंज जीके के बारे में, ठीक है। ये क्लास सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है और आपके एग्जाम के लिए हमारा जो ये क्लास है वो रामबाण सिद्ध होगा, क्योंकि इसमें जो साहिबगंज जीके से जितने भी सवाल बनते हैं सभी को, ठीक है, एक सब्जेक्टिव फॉर्म में यहाँ पे एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो आइए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए आप लोग, ताकि सभी लड़कों तक, सभी बच्चों तक हमारा वीडियो पहुँच सके। और जो भी बच्चे हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो, सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, साहिबगंज जीके जो है ना, साहिबगंज की अगर बात किया जाए तो ये जो जिला है वो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। ठीक है, चाहे प्राचीन इतिहास की बात किया जाए, चाहे मध्यकालीन इतिहास की बात किया जाए, है ना, बहुत ही महत्व रखता है ये। आइए जानते हैं, अच्छे से समझते हैं, ठीक है। देखिए, पहले हम बात करेंगे इसकी स्थापना को लेके, साहिबगंज जिला का जो स्थापना हुआ उसको लेके, ठीक है। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि साहिबगंज जिले की जो स्थापना करी गई थी वो 17 मई 1983 ईस्वी को की गई थी। ठीक है, देखिए 17 मई 1983 को इसकी स्थापना जब हुई, तो उससे पहले ये जो साहिबगंज जिला था ये किसका हिस्सा था? तो आप सब लोग जानते हैं, इस जो संथाल परगना अभी जो परमंडल है झारखंड के, ठीक है। तो ये जो संथाल परगना है ना, परमंडल से पहले एक जिला हुआ करता था, है ना। आप लोग जानते होंगे कि 1855-56 में, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखिएगा 1855 1856 में जो संथाल हुल हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद 1856 ईस्वी में संथाल परगना को क्या कर दिया गया, एक जिला बना दिया गया, ठीक है। संथाल परगना जो था, जो भी परमंडल के नाम से विख्यात है, उसको जिला कब बनाया गया था? 1856 में। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि 17 मई 1983 ईस्वी को क्या होता है ना? 17 मई 1983 ईस्वी को ये जो संथाल परगना जिला था, इसका विभाजन हो गया और ये 4 जिलों में जाके बँट गया आपका, ठीक है? ये 4 जिलों में जो बँटा, ये कौन-कौन से जिले थे? यहाँ पे देखिएगा आप लोग, पहला जिला बना दुमका, ठीक है? ये जो संथाल परगना है, जो टूटा, तो इससे 4 जिले बने अलग-अलग, दुमका बने, देवघर बने, गोड्डा बने और साहिबगंज बने, ठीक है? तो यही है इसका इतिहास। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो साहिबगंज जिला है ना, ये जो साहिबगंज बना, तो 1994 में क्या हो गया कि साहिबगंज जिला को भी मतलब विभाजित किया गया और एक नया जिला पाकुड़ नाम से बनाया गया, है ना? तो साहिबगंज 1917 में 1983 को जिला बना। इनका जब विभाजन होता है तो 1994 ईस्वी को पाकुड़ नाम से एक नया जिला अस्तित्व में आता है। ठीक है, अगर हम मुख्यालय की बात करते हैं साहिबगंज जिला का, तो वो साहिबगंज में ही स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थापना क्लियर हो गई। अब बात हम लोग करेंगे साहिबगंज जिला के अनुमंडल के बारे में, है ना। तो जितने भी साहिबगंज के छात्र हैं जो चौकीदार का फॉर्म भरे हुए हैं, ठीक है? तो सब लोग इनसे परिचित होंगे कि साहिबगंज जिला में 2 अनुमंडल है। पहला अनुमंडल हो गया आपका साहिबगंज अनुमंडल, ठीक है? यानी साहिबगंज जो है वो जिला होने के साथ-साथ अनुमंडल भी है। और दूसरा राजमहल, ठीक है? क्या हो जाएगा आपका? राजमहल हो जाएगा। ये भी एक अनुमंडल ही है। चलिए आइए, आगे बात करते हैं कि साहिबगंज जिला का जो प्रखंड है, उस प्रखंड के बारे में बात करेंगे। तो टोटल अगर साहिबगंज जिले में प्रखंड की बात करेंगे, तो टोटल कितने प्रखंड हैं? टोटल 9 प्रखंड हो जाएँगे, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे 2 अनुमंडल है ना यहाँ पे देखिए 2 अनुमंडल है। तो प्रखंड की बात करेंगे, साहिबगंज जिला में 4 प्रखंड है और राजमहल जिला में, सॉरी, राजमहल अनुमंडल में 5 प्रखंड है, ठीक है? 9 प्रखंड हो गया टोटल। आइए जानते हैं कौन-कौन से प्रखंड हैं। देखिए यहाँ पे साहिबगंज के अंतर्गत कौन-कौन से प्रखंड आते हैं, उनको देखिए आप लोग। ठीक है? देखिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाला है। जब एग्ज़ाम में बैठिएगा ना, तो अधिकतर प्रश्न जो है मेरे इसी क्लास से रहेंगे, है ना? इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। आइए देखिए, साहिबगंज के अंतर्गत आने वाले प्रखंड, यानी साहिबगंज क्या है ये? ये अनुमंडल की हम लोग बात कर रहे हैं, आप लोग जिला नहीं समझ लीजिएगा। तो देखिए साहिबगंज अनुमंडल के अंतर्गत पहला जो प्रखंड आता है वो साहिबगंज प्रखंड है।
यानी देख रहे हैं आप लोग, साहिबगंज जिला भी है, साहिबगंज अनुमंडल भी है और साहिबगंज एक प्रखंड भी है। ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है आपका बोरियो। ठीक है। उसके बाद देखेंगे बरहेट। उसके बाद अगर आगे बात करते हैं तो मांडरो प्रखंड हो जाता है आपका। ठीक है। तो 4 प्रखंड हो गया साहिबगंज अनुमंडल में। अब आगे बात करते हैं राजमहल के अंतर्गत जो प्रखंड आते हैं, यानी राजमहल जो अनुमंडल है इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रखंड आते हैं आइए देखते हैं। पहला हो गया आपका राजमहल। देखिए राजमहल अनुमंडल भी है, राजमहल प्रखंड भी है। दूसरा हो गया आपका उधवा। ठीक है, आप लोग उधवा पक्षी विहार का नाम सुने होंगे। तीसरा हो गया आपका पथना। ठीक है। चौथा हो गया आपका बरहरवा। और पांचवा हो गया तलझारी। आप लोग मोतीझरा जलप्रपात का नाम तो जानते ही होंगे, जो राजमहल में है वो इसी प्रखंड में स्थित है, तलझारी प्रखंड में स्थित है। ठीक है। चलिए आइए, इतनी सारी चीजें हो गई। थोड़ा आगे बात करेंगे हम लोग कि साहिबगंज जिला के जो विधानसभा क्षेत्र हैं। देखिए साहिबगंज जिला में अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे हम लोग तो टोटल 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। ठीक है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपके एग्जाम में 1-2 प्रश्न जरूर मिलेंगे, क्योंकि आपके ही जिले से, ठीक है, जो विधानसभा क्षेत्र बरहेट पड़ती है, वहाँ के विधायक हैं माननीय हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी। तो देखिए यहाँ पे जो 3 विधानसभा क्षेत्र है ना, कौन-कौन से हैं? पहला हो गया आपका बोरियो, दूसरा हो गया राजमहल, तीसरा हो गया बरहेट। बोरियो से कौन है विधायक? धनंजय सोरेन। कौन है? धनंजय सोरेन। ठीक है? धनंजय सोरेन जो है वो जेएमएम से आते हैं। अगला विधायक की बात करेंगे, जो विधानसभा क्षेत्र राजमहल, तो राजमहल से कौन है? एमडी यानी मोहम्मद ताजुद्दीन हैं। ठीक है? मोहम्मद ताजुद्दीन यहाँ के विधायक हो जाएंगे। ये भी जेएमएम से ही आते हैं। और तीसरा है बरहेट, तो बरहेट से हम आपके श्री हेमंत सोरेन जी। ठीक है। आप लोग तो जानते हैं कि ये जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। इस प्रकार से हमने विधानसभा क्षेत्र के बारे में भी देखा। आइए अब जानते हैं लोकसभा क्षेत्र के बारे में। तो देखिए साहिबगंज जिला के जो लोकसभा क्षेत्र है ना, इसके बारे में जब देखेंगे, आइए जानते हैं क्या है कि साहिबगंज जिला में एकमात्र लोकसभा क्षेत्र है, वो है राजमहल लोकसभा क्षेत्र। ठीक है। और ये जो लोकसभा क्षेत्र है राजमहल, ये एसटी के लिए आरक्षित है। किसके लिए? यानी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ठीक है। अगर पूरा पाकुड़ जिला की भी बात कर लिया जाए तो पूरा पाकुड़ जिला इसी राजमहल क्या बोलते हैं कि लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है। देखिए एक चीज यहाँ पे देखिएगा आप लोग, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि राजमहल के जो सांसद हैं वो कौन से हैं? राजमहल लोकसभा क्षेत्र के जो सांसद हैं वो श्री विजय हांसदा हैं। विजय हांसदा जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा से आते हैं और ये दूसरी बार विधायक बने हैं। ठीक है। चलिए आइए आगे, सॉरी दूसरी बार सांसद बने हैं, है ना। अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए बात करेंगे साहिबगंज की नदियां। ठीक है। साहिबगंज की नदियों की बात करेंगे तो जब साहिबगंज की नदियां की बात करते हैं, यानी साहिबगंज में बहुत सारी प्रमुख नदी पाई जाती है ना। तो देखिए कुछ प्रमुख नदियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहला नदी है मेरेल नदी। साहिबगंज में जो मेरेल नदी है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए यह जो नदी है ना, यह नदी बरहेट के पास गुमानी नदी में मिल जाती है। ठीक है। ये जो मेरेल है ये बरहेट के पास किसमें मिलती है? गुमानी में जाके मिल जाती है ना। उसके बाद आगे बात करते हैं गुमानी नदी की। तो यह गुमानी नदी जो है ना, यह राजमहल पहाड़ी से निकलती है और जाके गंगा नदी में मिल जाती है। यानी देखिए मेरेल किस में मिलेगा? मेरेल मिल जाएगा आपका गुमानी में, और ये गुमानी किस में मिल जाएगा आपका? गुमानी मिल जाएगा आपका गंगा में मिल जाएगा। ठीक है। गुमानी निकलती कहाँ से है? ये राजमहल पहाड़ी से निकलती है। अब राजमहल पहाड़ी के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, इसी वीडियो में पढ़ेंगे, इसलिए अंत तक हमारा वीडियो देखिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा आप लोग। देखिए अब आइए बात करते हैं गंगा नदी के बारे में। देखिए गंगा नदी जो है, आप लोग जानते हैं कि झारखंड में एकमात्र ऐसा जिला साहिबगंज ही है जहाँ पे गंगा नदी, मतलब जहाँ से होकर गंगा नदी गुजरती है। ठीक है। तो देखिए आइए जानते हैं गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी जो है झारखंड के एकमात्र जिला साहिबगंज को छूती है। ठीक है। यह राजमहल प्रखंड को सबसे ज्यादा दूर तक छूती है। और इस साहिबगंज जिला में राजमहल जो प्रखंड है उसको सबसे ज्यादा दूर तक टच करती है। ठीक है। अगर बात करते हैं साहिबगंज में इसका प्रसार की तो कहाँ से कहाँ तक है? तो ये सकरी गली से लेके राधा नगर तक है। कहाँ से कहाँ तक है मेरे प्यारे बच्चों? सकरी गली से लेके राधा नगर तक, है ना। तो जो बच्चे सकरी गली से हमारा वीडियो देख रहे हैं वे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, है ना, ताकि हम भी तो देखें कि कितने बच्चे सकरी गली से बिलोंग करते हैं। आइए आगे बात करते हैं कि वाराणसी के बाद,
है ना, साहिबगंज में भारत का दूसरा मल्टी मॉडल टर्मिनल 2019 में गंगा नदी में मतलब यहीं पे बना हुआ है, ठीक है। और ये जो मल्टी मॉडल टर्मिनल यहाँ पे बना हुआ है ना, वो वाराणसी के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा है मल्टी मॉडल टर्मिनल। उसको कब बनाया गया? 2019 में बनाया गया था, है ना। अगर आगे बात करते हैं नेशनल वाटरवे की, ठीक है, यानी राष्ट्रीय जो जलमार्ग 1 होता है, नेशनल वाटरवे 1, वो यहीं से होकर गुजरता है, ठीक है। यानी देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, आपके एग्जाम की दृष्टि से, कि नेशनल वाटरवे 1 कहाँ से होकर कहाँ तक गुजरता है? तो ये प्रयागराज से लेकर आपका हल्दिया तक गुजरता है, ठीक है। जहाँ पे आप लोग जान रहे हैं कि अभी प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है ना? तो प्रयागराज से होकर हल्दिया तक नेशनल वाटरवे 1 गुजरता है। आइए आगे बात करते हैं कि साहिबगंज में है ना, गंगा नदी पर 2 गो पुल बना हुआ है। गंगा नदी पर कितने पुल हैं साहिबगंज में? 2 पुल बना हुआ है। पहला हो गया आपका मनिहारी पुल, ठीक है? दूसरा हो गया आपका मानचिक पुल, ठीक है? मानिचक पुल। पहला क्या हो गया आपका? मनिहारी पुल, दूसरा हो गया आपका मानिचक पुल। देखिए, ये जो मनिहारी पुल है ना, मनिहारी पुल ये साहिबगंज को बिहार से जोड़ता है। अब बिहार में भी कहाँ भाई? तो कटिहार जिला जो है ना, उसको जोड़ता है। साहिबगंज से कटिहार जिला को कौन जोड़ेगा? मनिहारी पुल जोड़ेगा। क्योंकि ये मानिचक पुल जो होता है, ये साहिबगंज को बंगाल, यानी बंगाल में कहाँ पे? तो मालदा से जोड़ता है, ठीक है, साहिबगंज को, है ना। तो देखिए, इन दोनों पुल का जो महत्व है कितना ज्यादा है। आइए बात करते हैं सिद्धू कान्हू मुर्मू सेतु की। देखिए, सिद्धू कान्हू मुर्मू सेतु जो है ना, जब हम लोग इसकी बात करेंगे तो इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में बन चुके हैं, और उम्मीद है कि आपके भी एग्जाम में यहाँ से एक आध प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, यह जो है ना, यह वर्तमान में भारत की दूसरी सबसे बड़ी सेतु है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा सेतु है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि भारत की सबसे बड़ी सेतु कौन सी है। देखिए, यह एक ही नदी पर बना दुनिया का सबसे बड़ा सड़क पुल है, ठीक है। देखिएगा, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है कि यह एक ही नदी पर बना दुनिया का सबसे बड़ा सड़क पुल भी है, ठीक है। इसकी लंबाई की बात करेंगे तो टोटल 6 किलोमीटर हो जाएगा। कौन से नदी पर बना हुआ है? ये गंगा नदी पर बना हुआ है, ठीक है। और ये झारखंड को आपका बिहार से जोड़ता है, ठीक है। ये झारखंड के जो साहिबगंज है उसको बिहार के मनिहारी यानी कटिहार से जोड़ता है। अभी हमने बात किया मनिहारी पुल को, तो यही है मनिहारी पुल। इसका नाम क्या दिया गया है? सिद्धू कान्हू मुर्मू सेतु, ठीक है। देखिए, वर्तमान में यह NH 133B का हिस्सा है, ठीक है। मार्च 2021 से यह पुल चालू हुआ। ये जो पुल है ना, ये वर्तमान में किसका हिस्सा है? NH 133B। यानी यहाँ से एक प्रश्न आपका और बनता है कि साहिबगंज में, है ना, से होकर कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? तो NH 133B हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इसलिए एक एक लाइन पे आप लोग फोकस कीजिएगा। आप लोग, मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग नोट डाउन करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहे मतलब है ये टॉपिक, ये क्लास आज का, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग साहिबगंज जिले की जो सिंचाई परियोजना है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए, जो भी बच्चे पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में बेल आइकन का बटन हो उसे दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले सभी अपडेट, सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, है ना। आइए स्टार्ट करते हैं साहिबगंज जिले की जो सिंचाई परियोजना है उसे। देखिए, साहिबगंज जिले में बहुत सारी सिंचाई परियोजना संचालित है। तो जो प्रमुख है उसको हम लोग देखेंगे। पहला है आपका गुमानी जलाशय परियोजना। क्या है? गुमानी जलाशय परियोजना। देखिए, यह जो परियोजना है ना, वो झारखंड की वृहद सिंचाई परियोजना है, ठीक है। और जो कि कहाँ पे स्थित है? साहिबगंज जिले में अवस्थित है। देखिए, यह जो गुमानी जलाशय परियोजना की हम लोग बात कर रहे हैं, ये 7वीं पंचवर्ष योजना के तहत बनाया गया है, ठीक है। देखिए, पंचवर्ष योजना आप लोग जैसे सब लोग जानते हैं, पूरे भारत में 12 पंचवर्ष योजना चलाई गई थी, उसके बाद इसे बंद कर दिया गया, है ना। तो ये जो पुल बनाई, ये जो परियोजना चलाई गई थी, ये 7वीं पंचवर्ष योजना के दौरान इसको बनाया गया था, ठीक है। देखिए, इस इसका जो निर्माण किया गया है, नाम से क्या लग रहा है? गुमानी है, तो गुमानी नदी पर न किया जाएगा इसका निर्माण, ठीक है। आइए आगे देखते हैं कि इस परियोजना के तहत पाकुड़ और साहिबगंज जिले को फायदा मिलेगा, यानी जो लाभ मिलेगा ना, तो पाकुड़ को, देखिए, साहिबगंज को तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके बगल में जो जिला स्थित है उसको भी मिलेगा, यानी पाकुड़ को भी मिल जाएगा। मैंने आपको बताया 1994 में साहिबगंज से ही पाकुड़ अलग हुआ था।
अब एक चीज़ यहाँ पे एक सवाल आता है कि गुमानी जलाशय परियोजना को स्थापित कब किया गया? इसकी शुरुआत कब की गई? तो देखिए 1976 ईस्वी को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है? आइए अब आगे देखते हैं हम लोग सकरी गली पंप परियोजना के बारे में। देखिए सकरी गली पंप परियोजना जो है, मैंने अभी आपको बताया कि जो गंगा नदी है वो सकरी गली से होते हुए राधानगर तक को जाती है ना? तो मैंने साहिबगंज जिला में तो देखिए सकरी गली इसके बारे में जब बात करते हैं तो यह परियोजना जो है ये भी साहिबगंज जिला में ही गंगा नदी तट पर स्थित है, ठीक है? गंगा नदी तट पर कहाँ पे? राजमहल प्रखंड में अवस्थित है। सकरीगली पंप परियोजना, है ना? देखिए ये झारखंड का एक क्या है मध्यम सिंचाई परियोजना है। जब आप लोगों ने गुमानी को देखा वो वृहद सिंचाई परियोजना था, लेकिन सकरीगली पंप परियोजना की जब हम लोग बात करेंगे तो ये मध्यम सिंचाई परियोजना हो जाएगा आपका। अगर इसकी शुरुआत की बात करते हैं तो 1978 में इसकी शुरुआत की गई थी। आइए अगला सवाल है, देखिए बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल होगा कि सर इसकी जो शुरुआत 1976 में की गई और यहाँ पे आपने 7वीं पंचवर्षीय योजना पढ़ा दिया। मैं ये इसको जो स्टार्ट किया गया था ना और इसका जो बन के जो तैयार हुआ था, ठीक है? तो उसको 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको बनाया बनाया गया है। लेकिन जो बनने की शुरुआत होती है ना, तो 1976 में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए भौरा बांध जलाशय परियोजना क्या है? भौरा बांध जलाशय परियोजना, है ना? यह जो है ना ये साहिबगंज और गोड्डा जिले की संयुक्त परियोजना है, भौरा बांध जलाशय परियोजना। ठीक है? चलिए इतनी सारी चीजें हो गई। अब आगे हम लोग बात करेंगे साहिबगंज के खनिज और उद्योग के बारे में। साहिबगंज जिले में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, कौन कौन से उद्योग पाए जाते हैं, हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं अभी। ठीक है? देखिए पहला है कि साहिबगंज जो है वो मुल्तानी मिट्टी के उत्पादन में अव्वल जिला है। ठीक है? 3 पहाड़ हैं मुल्तानी मिट्टी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। देखिए, मुल्तानी मिट्टी जिसको कि बेंटोनाइट मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है? उसके उत्पादन में साहिबगंज जिला अव्वल है। 3 पहाड़ ऐसे हैं जहाँ से मुल्तानी मिट्टी का उत्पादन होता है ना? जो फेमस है। देखिए, जो भी बच्चे मतलब चौकीदार की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, ठीक है? तो अभी समय बहुत कम है, 19 जनवरी को आपका एग्ज़ाम है, यानी लगभग-लगभग आपके पास 10 दिन बचे हुए हैं, ठीक है? तो आप लोग अगर झारखंड जीके से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे झारखंड चौकीदार भर्ती परीक्षा लिखा होगा, ठीक है? उसमें आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, है ना? झारखंड जीके से रिलेटेड। जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। देखिए आइए अगला है कि चाइना किले। हम लोग बात कर रहे हैं साहिबगंज में जो मिनरल्स है और जो इंडस्ट्री है उसके बारे में। तो चाइना किले की जब बात करेंगे तो साहिबगंज में चाइना किले का भी उत्पादन होता है, ठीक है? चाइना किले के उत्पादन के लिए मंगला हाट प्रसिद्ध है ना? जो भी बच्चे साहिबगंज जिले से आते हैं, वे लोग बताइएगा कि मंगला हाट जो है वो कौन से प्रखंड में अवस्थित है, ठीक है? अगला बात करते हैं तो अगला क्या है कि मेटल प्रेस वर्क ये साहिबगंज में अवस्थित है, ठीक है? आगे बात करते हैं तो क्या है टिन कैन प्लांट जो है वो भी साहिबगंज में ही अवस्थित है, ठीक है? इतनी सारी चीज हो गई। अब आइए बात करते हैं हम लोग थोड़ा राजमहल के बारे में क्योंकि राजमहल का जो बहुत ही ऐतिहासिक महत्व रहा है, ठीक है? तो राजमहल के बारे में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। देखिए राजमहल के बारे में क्या-क्या जानते हैं? आइए देखिए कि वेन-सॉन्ग जो थे उसने अपना पहला जो है उसने अपना जो यात्रा वृत्तांत था उसका नाम क्या था? सी यू की। देखिए पहला सवाल तो आपका यही बनेगा कि वेन-सॉन्ग की जो यात्रा वृत्तांत थी, ठीक है? तो उसका जो नाम रखा था उसने वो क्या था? वो सियुकी नाम था उसका। क्या नाम था? सियुकी, ठीक है? उसमें राजमहल का जो उल्लेख किया है, वो किस नाम से किया है? तो देखिएगा ये नाम भी बहुत फेमस है किंग चिंग कोयला। क्या है? किंग चिंग कोयला। देखिए मध्यकाल की बात करते हैं तो यह उगमहल कहलाता था मध्यकाल में, फिर यह क्षेत्र राजमहल कहा जाने लगा, है ना? तो राजमहल पहले मध्यकाल में उगमहल कहलाता था, धीरे-धीरे यह उगमहल से राजमहल को बन गए, ठीक है? देखिए अकबर के सेनापति थे, कौन थे? मान सिंह। उसने बंगाल अभियान के बाद जीते हुए भाग की जो राजधानी थी, उसको राजमहल बना दिया गया, ठीक है? जितना भी जीता हुआ भाग था, उसकी राजधानी किसको बनाया? राजमहल को बनाया। कब बनाया? तो 1592 ईस्वी में बनाया।
है ना? अब देखिए क्या होता है, जब अकबर मर जाते हैं, जब अकबर की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद 1608 में, ठीक है, एक थे इस्लाम खान, उसने बंगाल की राजधानी जो थी, जिसको कि राजमहल बनाया था, है ना? तो उसको वो राजमहल से हटाकर इसको ढाका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है? आइए बात करते हैं, देखिए एक-एक लाइन से यहाँ पे आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनेंगे, इसलिए बड़े ध्यान से देखिएगा, हो सके तो नोट डाउन भी करते रहिएगा आप लोग। आगे बात करते हैं कि राजमहल में निम्न ऐतिहासिक स्मारक हैं। देखिए राजमहल में जब ऐतिहासिक स्मारक की बात करेंगे तो बहुत सारे ऐतिहासिक स्मारक हैं। आइए एक-एक को हम लोग जानते हैं। ठीक है? पहला है आपका मैनी बाबा का कब्र। क्या है मैनी बाबा का कब्र? है ना? ठीक है, पिछले वीडियो में हमने साहिबगंज का जो सामान्य परिचय था उसके बारे में जाना, है ना? अब अभी हम लोग जान रहे हैं साहिबगंज जीके स्पेशल के बारे में। मेरा जो अगला वीडियो आएगा, है ना? वो साहिबगंज करंट से रिलेटेड रहेगा, ठीक है? जो कि आपके एग्ज़ाम में वहाँ से कम 5 प्रश्न बनेंगे, ठीक है? और जो सबसे महत्वपूर्ण मेरा वीडियो आएगा वो है मैराथन क्लास झारखंड जीके से रिलेटेड, ठीक है? जिसमें कि 200 प्रश्न आपके वहाँ पे सम्मिलित रहेंगे। और वो उस जो 200 प्रश्न रहेंगे मैराथन क्लास से कम आपके एग्जाम में 15 से 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसलिए हमारा एक-एक क्लास इम्पोर्टेंट है। आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरा जितनी भी वीडियो और जितने भी अपडेट आए, वो आप तक सबसे पहले पहुँच पाए, है ना? आइए अगला बात करते हैं सिंह ढलान के बारे में। देखिए सिंह ढलान जो है इसको मान सिंह ने बनवाया था, ठीक है? अब शाह शुजा जो थे, शाहशुजा कौन थे? शाहजहाँ के पुत्र थे, ठीक है? शाहजहाँ के बेटे। उसने अपना सचिवालय बनाया था सिंह ढलान को ही, ठीक है? अब देखिए कि जब औरंगज़ेब ने क्या किया कि शाह शुजा के खिलाफ अभियान चलाया, है ना? तो इस सिंह ढलान के कुछ हिस्से को गिरा दिया था, ठीक है? देखिए शाहजहाँ के जो 4 को बेटा थे, आप लोग सब जानते होंगे, उसमें से औरंगज़ेब भी थे, शाह शुजा भी थे, ठीक है? तो बहुत इन दोनों भाइयों के बीच में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, टोटल 5 लड़ाइयाँ हुई थी, है ना? 5 से 6 लड़ाइयाँ हुई थी। आप लोग मध्यकालीन इतिहास में से पढ़िएगा, है ना? तो देखिए शाह शुजा और औरंगज़ेब के बीच में एक अभियान हुआ था, ठीक है? तब क्या हुआ कि सिंह ढलान के कुछ हिस्से को गिरा दिया था, है ना? अब आइए बात करते हैं अगला कि अकबरी मस्जिद के बारे में। तो अकबरी मस्जिद को भी मान सिंह ने बनवाया था, है ना? मान सिंह ने इस एरिया में बहुत सारे निर्माण कार्य करवाए हैं। आगे बात करते हैं मीरान का मकबरा। नाम से क्या लग रहा है मीरान का मकबरा मीरान ने बनवाया होगा। तो मीरान कौन था भाई? मीरान जो था ना वो मीर जाफर का बेटा था, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं जामा मस्जिद की। तो देखिए यह राजमहल क्षेत्र शहर से कुछ दूरी पर कहाँ पे मंगला हाट में अवस्थित है ना? कहाँ पे मंगला हाट में अवस्थित है जामा मस्जिद। अगला है अकबर नगर। देखिए मान सिंह ने क्या किया कि राजभवन वाले क्षेत्र का जो नाम था उसको अकबर नगर रखा। है ना? जो राजभवन वाले इलाके थे उसका नाम क्या रख दिया मान सिंह ने? अकबर नगर रख दिया। और यहाँ पे एक चीज़ है वो है मीर कासिम का महल। ठीक है? क्या है? मीर कासिम का महल। यानी यहाँ पे मीर कासिम, मीर जाफ़र, ठीक है? मान सिंह इस तरह इसने निर्माण कार्य जो थे इसलिए करवाए क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो कभी न कभी बंगाल का हिस्सा रहा था। ठीक है? देखिए आगे बात करते हैं बाराद्वारी की। तो बाराद्वारी भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है साहिबगंज जिले में। ये जो है ना ये राजमहल में स्थित है, ठीक है? इसे नागेश्वर बाग के नाम से जाना जाता है ना? बाराद्वारी को नागेश्वर बाग के नाम से भी जाना जाता है। इसके निर्माता के बारे में यानी ये जो बाराद्वारी है इसका निर्माण के बारे में बहुत अलग-अलग जो विद्वान हैं उसके अलग-अलग मत हैं। कुछ का कहना है कि इसका जो निर्माण करवाया था वो आपका फतेह जंग ने करवाया था, ठीक है? किसने करवाया था इसका निर्माण? फतेह जंग ने करवाया था। ठीक है? ये फतेह जंग कौन थे भाई? जो मान सिंह का ये प्रबल शत्रु हुआ करते थे फतेह जंग। लेकिन कुछ का मानना है कि इसका निर्माण मीर कासिम ने करवाया था। ठीक है? किसने करवाया था? मीर कासिम ने करवाया था। आगे बात करते हैं कि जब 1820 में बुकानन ने यहाँ का भ्रमण किया तथा अपने जो किताब में इसके सही रूप में होने का जिक्र किया है। ठीक है? बुकानन की जो पुस्तक है वो भी बहुत ही ऐतिहासिक दृष्टि से उल्लेखनीय है, महत्वपूर्ण है। ठीक है? आइए आगे बात करते हैं कि 1622 ईस्वी में जहांगीर के खिलाफ उसके बेटे जो थे खुर्रम, खुर्रम मतलब कौन? शाहजहां, उसने विद्रोह कर दिया। ठीक है? 22 में क्योंकि राजकाज में नूरजहां का जो हस्तक्षेप होता था, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है? अब देखिए, खुर्रम जो थे यानी शाहजहां, उसने बंगाल के जो मुगल सूबेदार थे, ठीक है? इब्राहिम खां
उसके बीच 1622 में राजमहल में युद्ध हुआ जिसमें इब्राहिम खान जो थे उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है? अब देखिए कि जब शाहजहां जो थे वो मुगल बादशाह बना, तब उसका बेटा कौन थे? शाह शुजा, वो बंगाल का सूबेदार बना। ठीक है? और जब शाहजहां मुगल सूबेदार बनते हैं तो उसका बेटा थे शाह शुजा, वे क्या बनते हैं? बंगाल का सूबेदार बन जाते हैं। और शुजा ने क्या किया? 1639 ईस्वी में फिर से बंगाल की राजधानी राजमहल को ही बना दिया। है ना? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। पहली बार जो राजधानी बनाया था मान सिंह ने बनाया था। कब बनवाया था? 1592 ईस्वी को बनवाया था। दूसरी बार जो राजधानी बनाया वो 1639 ईस्वी में बनवाया बनाया किसने बनवाया? शाह शुजा ने बनवाया था। ठीक है? देखिए आगे बात करते हैं कि 1660 ईस्वी तक ये बंगाल का मुख्य प्रशासनिक केंद्र बना रहा। बंगाल का जो मुख्य प्रशासनिक केंद्र की बात करते हैं तो 1660 तक यानी टोटल 21 वर्षों तक ये बंगाल का मुख्य प्रशासनिक केंद्र बना रहा। ठीक है? देखिए मुख्य प्रशासनिक केंद्र जहाँ पे होते हैं ना वहाँ पे बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। जैसे कि देखिएगा यहीं पे शाही टकसाल बनाए गए। शाही टकसाल मतलब क्या? जहाँ पे सिक्के ढाले जाते थे। ठीक है ना? और मुगल काल में सिक्कों की ढलाई जो भी है वो यहीं से की जाने लगी। कहाँ से? राजमहल से ही। ठीक है? बाद में ये टकसाल जो थे वो अंग्रेजों के अधीन आ गया। ब्रिटिश काल में भी यहाँ पे सिक्के बनाए जाते थे। है ना? ऐसा नहीं कि जब अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया तो इसको बंद कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं किया। ब्रिटिश भी यहाँ पे सिक्के बनाते थे। ठीक है? आगे बात करते हैं 1757 ईस्वी में प्लासी युद्ध में हार के बाद सिराजुद्दौला ने क्या किया? राजमहल में शरण लिया। ठीक है? 1757 में जब प्लासी का युद्ध के बारे में आप सब लोग परिचित होंगे, तो सिराजुद्दौला जो थे उसने जब वे हार गए, तो वे राजमहल में आकर शरण लिए। यहाँ पर मीर जाफर के बेटे थे, कौन? मीरान। ठीक है? अभी हम लोगों ने आपको बताया मीरान का मकबरा। तो मीरान ने क्या किया? सिराजुद्दौला को मार दिया। ठीक है? तो यही था राजमहल का इतिहास। अब आगे बात करते हैं उधवा नाला की लड़ाई की। देखिए उधवा नाला की लड़ाई साहिबगंज जिला का एक महत्वपूर्ण, ठीक है, यहाँ से सवाल बन सकते हैं। उधवा नाला की जब लड़ाई की बात करेंगे तो देखिए किसके किसके बीच में ये लड़ाई हुई थी, कब हुई थी, इन सभी चीजों को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए उधवा नाला की जो लड़ाई थी ना ये 1763 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पे? राजमहल में हुई थी। ठीक है? किसके किसके बीच हुई? तो मीर कासिम, है ना, और ब्रिटिश के बीच हुई थी। कहाँ पे? उधवा नदी के तट पर लड़ा गया था। इतनी सारी चीजें सब देखिए, एक एक लाइन से तीन चार प्रश्न बन सकते हैं। ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है? अब ये तो युद्ध हो गया भाई मीर कासिम और ब्रिटिश के बीच, जिसमें मीर कासिम हार जाते हैं। ठीक है? और मीर कासिम हारने के बाद रोहतासगढ़ में शरण लेते हैं। ठीक है? मगर रोहतासगढ़ के दीवान थे, कौन थे? शाहमल। उसने क्या किया कि मीर कासिम को पकड़ा और ब्रिटिश सेनापति थे गोडार्ड, उसको सौंप दिया। ठीक है? और इस शाहमल ने क्या किया? मीर कासिम को पकड़ा और ब्रिटिश सेनापति गोडार्ड को ले जाके सौंप दिया। है ना? तो यही था उधवा नाला की लड़ाई। आइए अब आगे बात करते हैं साहिबगंज की जो पर्यटन स्थल के बारे में, क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से भी साहिबगंज का काफी महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है? हमारे झारखंड के दृष्टिकोण से। देखिए पर्यटन स्थल की बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे है भगवा कुआं। भगवा कुआं, कितने लोग भगवा कुआं को देखे हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है? देखिए यह जो कुआं है ना, ये साहिबगंज शहर से, मतलब साहिबगंज शहर में ही अवस्थित है। ठीक है? ये जो कुआं बनवाया गया था ना ये 1915 ईस्वी में बनाया गया था। किसकी याद में? एडवर्ड सेवन की याद में बनाया गया था। ठीक है? अब बात है एडवर्ड सेवन की याद में एक कुआं बनाया गया 1915 में। तो एडवर्ड सेवन थे भाई कौन? देखिए एडवर्ड सेवन जो था ना ये ब्रिटेन के सम्राट थे। ठीक है? जिसकी मृत्यु हो जाती है 1910 ईस्वी में। आप लोग थोड़ा सोचिए कि 1900 ये कुआं जो बनवाया गया यहाँ पे इसलिए बनवाया गया क्योंकि उस समय तत्कालीन समय में हमारे इस जगह पे पूरे भारत पे, ठीक है, ब्रिटिश शासन चलता था। देखिए अब इस कुआं के यहाँ के स्थानीय निवासी जो है ना वो अब भी इस कुआं के पानी का मतलब उसको अपने उपयोग में लाते हैं। ठीक है? तो ये था भगवा कुआं के बारे में इतिहास। आइए आगे जानते हैं कन्हैया स्थान मंदिर। देखिए कन्हैया स्थान मंदिर जो है वो धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये साहिबगंज में गंगा नदी तट पर अवस्थित है। ठीक है? देखिए ये जो कन्हैया स्थान मंदिर है इसके बारे में कहा जाता है कि जो चैतन्य महाप्रभु थे उसको, जो कृष्ण भगवान थे ना, उसके बाल्य रूप का दर्शन यहीं पर हुआ था। ठीक है? यानी कन्हैया स्थान मंदिर से क्या प्रतीत होता है ये कि ये भगवान श्री कृष्ण के मंदिर है। ठीक है? देखिए यहीं पर ना
चैतन्य महाप्रभु का जो पद चिन्ह था, उसको अभी भी सुरक्षित रखा गया है। ठीक है? अभी इस मंदिर की जो देख-रेख होती है, वो इस्कॉन समूह करता है। कौन करते हैं? इस्कॉन समूह करती है इस मंदिर की देख-रेख। ठीक है? इस्कॉन समूह जो है, बहुत सारे मंदिरों की देख-रेख मतलब करती है। बहुत सारे मंदिरों का जिम्मा इस्कॉन समूह के पास है। आइए आगे बात करते हैं शुक्रवासिनी मंदिर की। किसकी बात करेंगे हम लोग मेरे प्यारे बच्चों? शुक्रवासिनी मंदिर की। देखिए ये जो मंदिर है ना, ये बरहरवा प्रखंड के मिर्जापुर गांव में स्थित है। ठीक है? कहाँ पे? बरहरवा प्रखंड की मिर्जापुर गांव में। ठीक है? किसका मंदिर है? देवी की मंदिर है ये। देवी की मंदिर है। यहाँ जो है ना, शुक्रवासिनी देवी जो है उसको दूध चढ़ाया जाता है। ठीक है? अब आइए बात करते हैं एक ऐसा मेला जिसे आदिवासियों का महाकुंभ भी कहा जाता है, तो उसका नाम है माघी मेले के बारे में। बहुत सारे लोग माघी मेले गए भी होंगे, है ना? देखिए ये जो मेला है ना, ये राजमहल में गंगा नदी के तट पर लगता है। कब लगता है भाई? तो माघ पूर्णिमा के दिन 7 दिन तक चलता है, ठीक है? यानी माघ पूर्णिमा जब होता है ना, तो उस दिन से लेके अगले 7 दिनों तक ये मेला चलता है। इस मेले को झारखंड सरकार ने राष्ट्रीय मेला घोषित किया है, ठीक है? कौन-सा मेला घोषित किया है? राष्ट्रीय मेला घोषित किया है। इस मेले को ना आदिवासियों का महाकुंभ भी कहा जाता है, ठीक है? देखिए सफाहोड़ आगे देखते हैं, सफाहोड़ समाज और विदिल समाज के लोग, ठीक है? ये इसे बहुत धूमधाम से मनाते हैं माघी मेला को, और ये लोग इस मेले में अपने गुरुओं से दीक्षा प्राप्त करते हैं। कौन-कौन से समाज के लोग? एक सफाहोड़ समाज के लोग, एक विभिन्न समाज के लोग, ठीक है? तो इस मतलब देखिएगा यहाँ पे कि माघी मेले का कितना महत्वपूर्ण रोल है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, ठीक है? कुछ और भी है जैसे रॉकसिस्टन है, मोतीझरा जलप्रपात हो गया आपका। आपका हो गया भोगनाडी, ठीक है? आपका हो गया पंचकठिया। इतनी सारी पर्यटन स्थल है साहिबगंज जिले में। थोड़ी-सी आगे हम लोग बात करते हैं। आगे बात करेंगे उधवा पक्षी विहार के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? उधवा पक्षी विहार। देखिए उधवा पक्षी विहार, है ना? क्या है? कैसे है? आइए जानते हैं कि झारखंड के कहाँ पे स्थित है साहिबगंज जिला में। अब उधवा पक्षी विहार है भाई, तो उधवा प्रखंड में स्थित होगा, ठीक है? निर्माण की बात करते हैं 1991 में इसका निर्माण हुआ। अगर टोटल एरिया की बात करते हैं तो 5.65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। इस पक्षी विहार में 2 झील है भाई। कितनी झीलें हैं? 2 झीलें हैं। पहला कौन-सा है? बरहेल झील है, दूसरा है आपका पतोड़ा झील हो गया, ठीक है? पहला बरहेल झील, दूसरा पतोड़ा झील। देखिए बरहेल झील का जो क्षेत्रफल है वो 4.10 वर्ग किलोमीटर है, जबकि पतोड़ा झील जो है उसका क्षेत्रफल 1.55 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है? देखिए बरहेल झील जो है उसको ब्रह्मा जमालपुर के नाम से भी जाना जाता है। बरहेल झील जो 4.10 वर्ग किलोमीटर लंबा है ना, मतलब एरिया में फैला हुआ है, उसको हम लोग ब्रह्मा जमालपुर झील के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है? देखिए यहाँ जो पानी है, पानी लिखा गया है, यहाँ पे पानी जो है वो गंगा नदी से एक नाले की मदद से आता है ना? और यहाँ गर्मी के दिनों में पानी की कमी हो जाती है, ठीक है? देखिए अगर बात करते हैं जो पक्षी होती है ना, उसकी कितनी प्रजातियाँ उधवा पक्षी विहार में पाई जाती है। टोटल 83 प्रकार के पक्षी की प्रजाति जो होती है यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है? उधवा पक्षी विहार में, है ना? इस अभयारण्य में मध्य एशिया और साइबेरिया से भी पक्षी आते हैं, है ना? कहाँ-कहाँ से आते हैं? मध्य एशिया जो है ना वहाँ से पक्षी आते हैं, आपके साइबेरिया से भी पक्षी आते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से हमने क्या देखा? उधवा पक्षी विहार के बारे में देखा। आइए अब हम लोग बात करेंगे राजमहल जीवाश्म उद्यान के बारे में। देखिए राजमहल जीवाश्म उद्यान, देखिए कि यह जो जीवाश्म उद्यान है ना, ये साहिबगंज जिले में स्थित है, ठीक है? अब साहिबगंज जिले में कहाँ पे? तो जो मांडरो ब्लॉक है ना? मांडरो ब्लॉक में स्थित है। मांडरो ब्लॉक में कहाँ पे? तो तारा पहाड़ी जो है ना, तारा पहाड़ी, वहाँ पे ये स्थित है, राजमहल जीवाश्म उद्यान, है ना? देखिए इसी के पास में जो राजमहल जीवाश्म उद्यान है, इसी के पास में एगो गुरमी पहाड़ी है, वहाँ पे इको टूरिज़्म पार्क बनाया गया है, ठीक है? कितने सारे लोग गुरमी पहाड़ी को देखे हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आप लोग, ठीक है? और देखिए आप लोग को कहीं पे भी समझने में कोई प्रॉब्लम हो, कोई सवाल पूछना हमसे, आप लोग सीधा कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए। मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, तो आपके भी कमेंट का रिप्लाई दूँगा। और जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सब्सक्राइब कर लें। बगल में बेल आइकन का बटन हो, उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच पाए, है ना?
ये बात करने हम लोग राजमहल जीवाश्म उद्यान के बारे में, तो देखिए ये कुल 33 हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है। कौन? राजमहल जीवाश्म उद्यान, ठीक है? देखिए राजमहल की पहाड़ियों में 68 से 144 मिलियन वर्ष पूर्व तक के जीवाश्म पाए जाते हैं। यानी यहाँ पे देखिए आप लोग कि 68 से लेकर 145 मिलियन वर्ष पूर्व के जो होते हैं जीवाश्म वो पाए जाते हैं, ठीक है? यहाँ के जो जीवाश्म है उसको बीरबल साहनीपुरा विज्ञान संस्थान लखनऊ में सुरक्षित रखा गया है। यानी यहाँ पे जितने भी जीवाश्म पाए गए हैं उसको कहाँ पे सुरक्षित रखा गया है? लखनऊ में। तो लखनऊ में भी कहाँ पे? जो बीरबल साहनीपुरा विज्ञान संस्थान है वहाँ पे इसको सुरक्षित रखा गया है, ठीक है? देखिए इस संस्थान के की मार्गदर्शन से यहीं पर एगो जीवाश्म पार्क विकसित किया जा रहा है। किसके मार्गदर्शन से? ये जो लखनऊ वाला संस्थान है इसके मार्गदर्शन से, ठीक है? यहीं पे एगो जीवाश्म पार्क विकसित किया जा रहा है ताकि जीवाश्म की और भी खोज हो सके और इसको यहीं पे सुरक्षित रखा जाए, ठीक है? देखिए इस जीवाश्म जो पार्क है इसको विकसित करने में नेचर क्लब का जो सबसे ज़्यादा योगदान है ना? आइए बात करते हैं हम राजमहल पहाड़ी के बारे में। देखिए, राजमहल पहाड़ी की भूमिका आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है? देखिए, यह पहाड़ी जो है ना, वो झारखंड के संथाल परगना प्रमंडल में स्थित है। सिंपल सी बात है, क्योंकि जब राजमहल साहिबगंज में है, तो साहिबगंज कौन से प्रमंडल में है? संथाल प्रमंडल में। तो राजमहल पहाड़ी भी क्या हो जाएगा? संथाल परगना प्रमंडल में हो जाएगा। देखिए, इस पहाड़ी का नाम यह नाम इसके पूर्व में स्थित राजमहल शहर की वजह से रखा गया, ठीक है? जब बात करते हैं कार्बन डेटिंग पद्धति से, तो उससे क्या पता चलता है कि यह पहाड़ जो है ना वो 10 करोड़ साल पहले निर्मित हुआ था, ठीक है? जो कि हिमालय से भी बहुत पुराना है ना? राजमहल की पहाड़ी यानी हिमालय से भी पुराना है राजमहल की पहाड़ी, ठीक है? आइए आगे देखते हैं इसी के बारे में, राजमहल पहाड़ी के बारे में कि यह गोंडवाना महाद्वीप का है ना उत्तरी किनारा है। कौन सा किनारा है? उत्तरी किनारा है, ठीक है? अगर इसके विस्तार की बात किया जाए, तो झारखंड के साहिबगंज में है इसका विस्तार, गोड्डा में, पाकुड़ में, दुमका जिले में पाया जाता है। ठीक है? यह पहाड़ी जो है विशाल चट्टानों से बनी है। किस प्रकार की चट्टान से? विशाल चट्टानों से बनी है। इसका जो निर्माण हुआ है वो जुरासिक काल में, कल की वीडियो में हमने बताया था आपको, जुरासिक काल में ज्वालामुखी जो उद्गार होते हैं उससे हुआ है। ठीक लिए इसलिए इस पहाड़ी में लावा पाया जाता है। ठीक है? राजमहल पहाड़ी में क्या मिलता है? लावा मिलता है। देखिए इन पहाड़ियों में 68 से 145 वर्ष पूर्व के अवशेष पाए जाते हैं। मैंने ऊपर आपको बताया इसके बारे में। इसके खोज और संरक्षण के लिए मांडर प्रखंड में जीवाश्म पार्क जो होता है वो विकसित किया गया है, यानी बनाया गया है। ठीक है? आइए आगे थोड़ी-सी बातें और जानते हैं कि ये जो पहाड़ी है इसके ऊपर सरैया पहाड़िया जनजाति का बसेरा है। यानी ये जो राजमहल पहाड़ी है इसके ऊपर में आपको सरैया पहाड़िया जो जनजाति है, सरैया पहाड़िया वो उसका निवास मिल जाएगा और जबकि इसके तलहटी की बात करेंगे तो वहाँ पे संथाल जनजातियों का आपको निवास मिल जाएगा। ठीक है? राजमहल पहाड़ी जो है वो टोटल 2600 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। इस पहाड़ी की जो औसत ऊँचाई की बात करेंगे हम लोग तो 200 से 300 मीटर हो जाएगी। ठीक है? और पहाड़ी की जो सर्वाधिक ऊँचाई की बात करते हैं, पहाड़ी की सर्वाधिक ऊँचाई तो 567 मीटर है। ठीक है? अगर इसका फैलाव की बात करेंगे तो उत्तर से दक्षिण है। इसका फैलाव उत्तर से दक्षिण है, जो साहिबगंज से है ना, दुमका तक यानी 190 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है? और गंगा नदी का प्रवाह जो होता है ना, वो पूर्व से दक्षिण इसी पहाड़ी की वजह से हो जाता है। पूर्व से दक्षिण हो जाती है गंगा नदी का प्रवाह, किसके? राजमहल की जो पहाड़ी है उसकी वजह से हो जाता है, ठीक है? अब देखिए इस पहाड़ी से अनेक नदियाँ निकलती है। आप लोग सुने होंगे कि बहुत सारी नदियाँ राजमहल पहाड़ी से निकलती है, जिनमें से क्या प्रमुख है आपका? गुमानी नदी प्रमुख है ना? अब देखिए राजमहल की पहाड़ियों से ही मोतीझरा जलप्रपात जो झरना होती है वो निकलती है। तो हमने राजमहल पहाड़ी के बारे में पूरा डिटेल से समझा, पूरा डिटेल से जाना। अब आइए जानते हैं शिवगादी धाम के बारे में, ठीक है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि शिवगादी धाम साहिबगंज में कहाँ पे स्थित है? देखिए शिवगादी धाम जो है ना, ये साहिबगंज जिले के बरहेट प्रखंड में, ठीक है? जो देवाना पर्वत है वहाँ पर अवस्थित है। देखिए इससे ज़्यादा डीप कोई सवाल नहीं पूछ सकते हैं। इस मंदिर को ना मिनी बाबा धाम भी कहा जाता है। मिनी बाबा धाम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे भी देवघर मंदिर जो है उसकी तर्ज पर कांवरिया राजमहल घाट से जो कांवरिया होते हुए राजमहल घाट से जल लाकर है ना भगवान शिव को अर्पित करते हैं। देखिए यहाँ भगवान शिव की पूजा गाजेश्वर नाथ नाम से की जाती है। अब भाई बात आती है
कि गायेश्वर नाथ नाम से भगवान शिव की पूजा क्यों की जाती है? तो देखिए, यहाँ पर जो गायेश्वर नाथ की पीताम्बरी शिवलिंग है, ठीक है? मैं आपको आगे बताऊँगा कि पूजा ऐसी क्यों की जाती है। देखिए, यहाँ पर ना गायेश्वर नाथ की पीताम्बरी शिवलिंग है, जो कि गुफ़ा में अवस्थित है। किसमें? वो गुफ़ा में अवस्थित है, जिसमें हमेशा आपका टिप, 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 टिप पानी की बूँदें जो होती है, वो टपकते रहती है, ठीक है? देखिए, संथाल विद्रोह के जो नायक थे सिद्धू कान्हू, वो इस मंदिर में पूजा करते थे, ठीक है? अगर मुगल सेनापति मान सिंह की भी बात करेंगे, वो भी इस मंदिर में पूजा करते थे। अगर आगे बात करते हैं इसकी कथा के बारे में, ठीक है? कि इसका नाम गायेश्वर नाथ क्यों पड़ा? तो देखिए कि भगवान शिव जो थे, उन उसने यहाँ पर एक राक्षस था गजासुर राक्षस। नाम क्या था? गजासुर राक्षस। उसका क्या किया था? उसका वध किया था, ठीक है? मृत्यु के जब करीब था वो राक्षस गजासुर, तो उसने क्षमा याचना की। तो शंकर भगवान जो थे उसने आशीर्वाद दिया कि यहाँ पर मैं तेरे नाम से मतलब गायेश्वर नाथ से जाना जाऊँगा, है ना? तो इस प्रकार से आज की जो क्लास है वो समाप्त हुई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।